जैसे ही अव्या सीढ़ियों से नीचे आए, उसने देखा कि हॉल में सभी लोग पहले से ही मौजूद थे और वो सभी उसी की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि शिवाय भी वहाँ पहले ही आ चुका था। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, अव्या के लिए ये सब बहुत अनजान था। उसे लगा कि सच में उसे आने में बहुत देर हो गई है। उसने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में सबसे कहा, माफ कीजिए, मेरी वजह से आप सबको इंतजार करना पड़ा। गायत्री जी जो कब से अपनी सख्त नजरों से अव्या को घूर रही थी, वो कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी देर नहीं हुई है तुम्हें, हम सब भी अभी आए हैं, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। दादी जी के इन शब्दों ने अव्या के दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। विजया जी ने सबको इशारा करते हुए कहा, अब चलो जल्दी पूजा करते हैं। शिवाय ने अपने जूते निकालकर उन्हें एक ओर रख दिया। सभी सदस्य हॉल से सटे हुए बड़े और भव्य इन हाउस मंदिर की तरफ बढ़ गए। पूरा मंदिर खूबसूरत गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। वैष्णवी जी ने पूजा की थाली अव्या के हाथ में थमा दी। विजया जी ने शिवाय को आगे आने का इशारा किया। शिवाय आगे आकर अव्या के बगल में खड़ा हो गया। दादी माँ ने पहले ही अव्या को आरती गाने के लिए कह दिया था। अव्या ने आरती गाना शुरू कर दिया। उसके सुर मंदिर की खामोशी में गूंजने लगे। उसकी आवाज में एक ऐसी पवित्रता, मिठास और ठहराव था जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर बेहद सुकून से उस आरती को सुन रहे थे। बस शिवाय को छोड़कर अव्या के बगल में खड़े शिवाय की नजरें घूंघट की आड़ में हल्के से दिख रहे अव्या के होठों पर थी। वो मुलायम होंठ कितनी नाजुकता से हिल रहे थे, वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शिवाय जानता था कि वो मंदिर में खड़ा है और इस वक्त उसका ध्यान भगवान पर होना चाहिए, लेकिन वो चाहकर भी उन कोमल होठों पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। शायद इसी को बेकाबू होना कहते हैं। आरती संपन्न होने के बाद अव्या ने सबको कपूर की आरती दी और फिर प्रसाद दिया। फिर अव्या और शिवाय दोनों एक साथ आगे बढ़े। दोनों ने झुककर सबसे पहले दादी जी का आशीर्वाद लिया। दादी जी ने अखंड सौभाग्यवती और हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों ने एक एक कर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के सभी सदस्य वापस डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े। सुबह की खुशनुमा धूप बड़े से कांच के डाइनिंग टेबल पर बिखर रही थी और वैसे भी पूजा करने के बाद सभी का मन एकदम प्रसन्न हो गया था। विजया जी ने चलते हुए अव्या की तरफ देखा और बेहद संजीदगी से कहा, अव्या, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म कल होगी। कल तुम अपनी पसंद का कुछ मीठा बनाना। आज तुम वैसे भी कल की रस्मों की वजह से थक गई होगी और आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी है। विजया जी की बात सुनकर अव्या ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। टेबल पर पहुंचकर एक एक करके सब अपनी कुर्सियों पर बैठने लगे। राजेंद्र जी और बाकी सभी लोग बैठ गए। शिवाय भी आकर अपनी जगह पर बैठ चुका था, लेकिन अव्या चुपचाप एक तरफ खड़ी रही। लाल घूंघट के पीछे वह अपनी नजरें झुकाए बस फर्श को ताक रही थी। यहाँ का सब कुछ उसके लिए बहुत नया था। अव्या को वहाँ खड़ा देखकर राजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा खड़े क्यों हो, आओ बैठो और नाश्ता करो। विजया जी ने भी कहा, हाँ अव्या बैठ जाओ। लेकिन अव्या को बहुत संकोच हो रहा था। दरअसल बात तो ये थी कि शादी से पहले कंचन जी ने अव्या को सख्त ताकीद दी थी कि यहाँ जैसे खाना देखकर उस पर टूट पड़ती हो वैसे वहाँ मत करना। ससुराल में ये सब नहीं चलता। पहले सबको नाश्ता परोसना और फिर खुद खाना, वो भी धीरे धीरे। वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, जी मैं आप सबको नाश्ता परोस देती हूँ, फिर बैठ जाऊंगी। लेकिन वैष्णवी जी और विजया जी ने तुरंत उसकी बात को खारिज कर दिया। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, इस घर का नियम है कि सुबह का नाश्ता पूरा परिवार एक साथ बैठकर ही करता है। परोसने के लिए स्टाफ है ना, तुम बस बैठो। अब अव्या और ज्यादा उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। उसने हमें सर हिलाया, लेकिन अब उसके सामने सवाल था कि वो बैठे कहाँ। वो नजरें उठाकर सबको देखने लगी। रीवा ने तुरंत अपनी बगल वाली खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते उसे अपने पास आने के लिए कहा। अव्या शिवाय को छोड़कर किसी के भी बगल में बैठ सकती थी। वैसे भी उसे पहले ही बहुत भूख लग रही थी। एक तो कल रात भी उसने कुछ ठीक से खाया नहीं था। अब वो बस शांति से बैठकर नाश्ता करना चाहती थी। शिवाय की उन तीखी और बेचैन कर देने वाली नजरों से दूर वह रीवा की तरफ जाने लगी। अव्या अपने भारी लहंगे और साड़ी के पल्लू को संभालते हुए जैसे ही शिवाय की कुर्सी के ठीक पीछे से गुजरी, तभी अचानक उसे एक झटका महसूस हुआ। उसकी साड़ी का लाल रेशमी पल्लू अचानक पीछे की तरफ खींच गया था। उस खिंचाव से अव्या के कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। उसका दिल एक पल के लिए पूरी तरह थम गया। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पल्लू पीछे से हल्का खींचा है और उसे ये समझने में देर भी नहीं लगी कि ये कौन है। उसने घबराकर वहां बैठे सबकी तरफ देखा। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई ये देखे कि इस भारी टेबल पर सभी बड़ों के मौजूद होते हुए भी शिवाय ने इस तरह उसका पल्लू खींचकर उसे रोक रहा है। लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था।
सभी लोगों ने प्लेटों में नाश्ता निकालना और खाना शुरू कर दिया था। घर के सभी बड़े लोग आपस में पूजा और शाम के फंक्शन की बातों में पूरी तरह व्यस्त थे। अव्या ने धीरे से नजर घुमाकर शिवाय की तरफ देखा। शिवाय बिल्कुल सीधा, अपनी पूरी शान और रोब के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा हमेशा की तरह पूरी तरह भावहीन, सख्त और शांत था। उसे देखकर दुनिया का कोई भी इंसान यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि टेबल के पीछे से उसने अपनी मजबूत उंगलियों में अव्या की साड़ी का पल्लू दबा रखा है। उसका यह शातिर और दबंग अंदाज अव्या को पूरी तरह बेबस कर रहा था। अव्या मन ही मन बोली, ये आदमी पूरा शैतान है। अव्या उससे अपना पल्लू छुड़ाने वाली थी कि तभी शिवाय ने एक और बार उसे जोर से खींचा। अव्या को अब सच में डर लगा कि शिवाय को ये हरकत करते हुए कोई देख न ले। तभी वैष्णवी जी की नज़र अव्या पर गई। वो बोली, अव्या क्या कर रही हो बेटा, खड़ी क्यों हो अब तक? देखो सब ने नाश्ता करना शुरू भी कर दिया। जैसे ही वैष्णवी जी ने उसका नाम पुकारा, अव्या का दिल मानो डर से उछलकर बाहर ही आने वाला था। उसे लगा कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया, पर उनकी आगे की बात सुन उसे थोड़ी राहत मिली। शिवाय ने अभी भी उसका पल्लू पकड़ रखा था। अव्या ने हार मान ली। अब वह चाहकर भी अपने पल्लू को छुड़ाने के लिए जोर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से सबका ध्यान उनकी तरफ खींच जाता। अव्या धड़कते दिल के साथ शिवाय के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। स्टाफ ने उसके आगे नाश्ते की प्लेट बढ़ाई। उसने बेहद संभल कर अपने लाल घूंघट को थोड़ा सा पीछे सरकाया ताकि वह नाश्ता कर सके। शिवाय ने अभी भी उसके पल्लू को अपने हाथ में पकड़ रखा था। अव्या चुपचाप बैठी अपनी प्लेट में चम्मच हिलाने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी भी बगल में बैठे शिवाय के रोबीले वजूद पर ही टिका हुआ था। तभी डाइनिंग टेबल पर अपनी चाय का कप रखते हुए विजया जी ने प्यार से अव्या की तरफ देखा और बोली, अव्या, आज शाम के फंक्शन के लिए हमने तुम्हारे मम्मी पापा को भी इनवाइट कर दिया है। दरअसल हमारे परिवार में ये रिवाज है कि मुंह दिखाई की रस्म में दुल्हन के माता पिता को भी आदर के साथ बुलाया जाता है। विजया जी की यह बात सुनते ही अव्या का उदास चेहरा एक पल में खुशी से खिल उठा। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। भले ही कल ही उसकी शादी हुई हो, कल शादी के बाद से ही वह अंदर ही अंदर अपने माता पिता को बहुत मिस कर रही थी। नया घर, अनजानी जगह, अनजान लोग और सबसे बढ़कर शिवाय का वह दबंग रूप, इन सब के बीच अपने मम्मी पापा के आने की खबर उसके लिए किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। उसने भगवान जी को बहुत सारा शुक्रिया कहा कि आज शाम को वह अपने माता पापा को मिल पाएगी। तभी विजया जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई, और हाँ अव्या, तुम अपने सारे दोस्तों से भी कह देना शाम को आने के लिए, आखिर तुम्हारी शादी का फंक्शन है। जैसे ही विजया जी के मुंह से अव्या ने अपने दोस्तों का जिक्र सुना, उसके चेहरे की वह प्यारी सी मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली। कौन से दोस्त? शिवाय ने उसे उसके सारे दोस्तों से दूर कर दिया था। तेजस, साक्षी, जय, इन सबको तो ये पता भी नहीं था कि उसकी शादी हुई है। और इसी ख्याल से अव्या को अपने दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ। अव्या ने अनजाने में ही एक नज़र अपनी बगल में बैठे शिवाय पर डाली। शिवाय अपनी ब्लैक कॉफी का मग हाथ में थामे बिल्कुल शांत और बेपरवाह बैठा हुआ था, जैसे वहां चल रही बातों से उसका कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन ये इंसान जो इस वक्त इतना शांत बैठा हुआ था, इसी ने उसे मजबूर किया था अपने दोस्तों से दूरी बनाने के लिए। यहाँ तक कि उसके पास अब अनिका के सिवाय किसी और का नंबर भी नहीं था। यही सब सोचते हुए अव्या का दिल बैठ गया। उसे शिवाय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अव्या को जवाब न देता देख विजया जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? अव्या ने ना में सिर हिलाया। उसने घूंघट के पीछे से अपनी नम होती आंखों को छुपाया और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए विजया जी से कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अनिका को कह दूंगी शाम को आने के लिए। विजया जी ने हाँ में सिर हिलाया। अव्या के मुंह से जैसे ही अनिका का नाम निकला, डाइनिंग टेबल के दूसरे कोने पर शांति से अपना नाश्ता कर रहे शार्विक का हाथ हवा में ही थम गया। वो नाम बार बार उसके कानों में गूंजने लगा। वो नाम और वह लड़की, ये वही नाम था जिसने कल रात से शार्विक की आंखों की नींद को पूरी तरह छीन रखा था। पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वो उस लड़की को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। शार्विक के आंखों के सामने फिर से कल रात का वो विदाई का दृश्य तैर गया, जब अनिका अव्या के गले लगकर रो रही थी। विदाई के वक्त रोता हुआ अनिका का वो मासूम और भीगा चेहरा याद आते ही शार्विक को फिर से अपने अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। बेशक उसे अनिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, अनिका से उसे सख्त नफरत थी। वो उसके शिवाय भाई की शादी को तोड़ने की कोशिश जो कर रही थी, यहाँ तक कि वो अव्या को उसके भाई के साथ भगाने की कोशिश में लगी हुई थी। और शार्विक के लिए उसके भाई से बढ़कर और कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अनिका की आंखों का डर और उसकी वो मासूमियत शार्विक के दिमाग में इस कदर घर कर गई थी कि वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। वो चाहकर भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। रात भर वह करवटें बदलता रहा
और हर पल अनिका का ही ख्याल उसके जहन में आता रहा। और अब जब अव्या ने अचानक अनिका का नाम लिया और उसे शाम के फंक्शन में बुलाने की बात कही तो शार्विक का दिल जोर से धड़क उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। वह इस बात से खुश है या परेशान। उसने अपनी प्लेट को देखते हुए अनजाने में ही अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, क्योंकि आज शाम को अनिका एक बार फिर से उसके सामने होने वाली थी। सभी लोग अब फिर से बातों में लग गए थे। डाइनिंग टेबल पर बड़ों की बातचीत का शोर अव्या के कानों तक तो पहुंच रहा था, लेकिन उसका मन कहीं बहुत दूर अतीत की गलियों में भटक रहा था। भले ही उसने विजया जी के सामने अनिका का नाम ले लिया था, लेकिन इस वक्त उसका दिल अपनी पूरी पुरानी दुनिया को याद करके बुरी तरह तड़प रहा था। वह घूंघट के पीछे से अपनी खाली प्लेट को देखते हुए गहरे विचारों में खोई हुई थी। वो सोचने लगी कि कैसे कुछ दिन पहले ही उसकी जिंदगी इतनी आज़ाद और खुशहाल थी, जब वह एक बेफिक्र लड़की थी। उसका परिवार, उसके दोस्त और उसका काम, यही उसकी दुनिया थी। अपने दोस्तों से बिना मिले या उनसे बिना बात करे उसका एक दिन भी गुजरता था। उसे तेजस की वो बेपरवाह हंसी याद आई, जो हमेशा उसे हर मुसीबत में हंसा दिया करता था। उसे जय का वो सुरक्षा देने वाला अंदाज याद आया, जो हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह और एक भाई की तरह उसके साथ खड़ा रहता था। और साक्षी, जो उसकी हर छोटी बड़ी बात की राजदार थी। ये सब उसके सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि उसकी दुनिया का अविभाज्य हिस्सा थे। लेकिन शिवाय की उस सनक और पागलपन ने एक ही झटके में उसके इन सारे दोस्तों को उससे कोसों दूर कर दिया था, और सिर्फ वही, उसके ऑफिस के दोस्तों को भी उससे अलग कर दिया था। अब अनिका के सिवाय उसके पास कोई भी था। ये सब सोचते हुए अव्या का गला रुंध गया। घूंघट के पीछे उसकी आंखों के कोनों में आंसू तैरने लगे। वह इतनी उदास और खोई खोई थी कि उसका खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो बस प्लेट में चम्मच हिला रही थी, लेकिन अव्या इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसकी बगल में बैठा शख्स उसकी आत्मा के एक एक कंपन को महसूस कर रहा है। शिवाय की गहरी पारखी आंखों ने तुरंत नोटिस कर लिया था कि अव्या इस वक्त टेबल पर मौजूद होकर भी यहाँ नहीं है। भले ही वो उसका उतरा हुआ चेहरा न देख पा रहा हो, पर उसकी खामोशी शिवाय को साफ बता रही थी कि वो किसी और ख्यालों में डूबी हुई है। और यही तो था जो उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। अव्या उसके अलावा किसी और इंसान के बारे में सोचकर उदास हो रही है, ये शिवाय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसका पजेसिव और डोमिनेटिंग स्वभाव एक पल में जाग उठा। शिवाय ने अपनी ब्लैक कॉफी का मग टेबल पर रखा और फिर बड़ों की नजरों से बचकर उसने टेबल के नीचे से अपना मजबूत और भारी पैर सीधे अव्या के नाजुक पैर के साथ सटा दिया। अव्या को अपने पैर पर किसी की स्पर्श महसूस हुआ। उस अचानक हुए गर्म स्पर्श से अव्या का विचारों का सिलसिला एक झटके में टूट गया। वह डर के मारे कांप उठी। उसने घबराकर घूंघट की आड़ से शिवाय की तरफ देखा। शिवाय बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था, लेकिन टेबल के नीचे उसका पैर लगातार अव्या के पैर को छू रहा था और अपना दबाव बढ़ा रहा था। अव्या ने घबराकर इधर उधर देखा। शिवाय ने अपने पैर से अव्या के पैर को हल्के से सहलाते हुए उसे तंग करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपना पैर अव्या के पैर के ऊपर ऊपर ले जाने लगा। शिवाय का यह अंदाज इतना तीव्र और इंटेंस था कि अव्या की सांसें थमने लगी। उसके बार बार उसके पैर पर ऐसे सहलाने से अव्या का रोम रोम सहने लगा। वह टेबल के नीचे अपने पैर को पीछे खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय ने अपने पैर का शिकंजा और कस दिया, जिससे अव्या अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शिवाय सबके सामने ये कैसी हरकतें कर रहा था। तभी शिवाय एकदम से थोड़ा अव्या की तरफ झुका। अव्या को जैसे ही महसूस हुआ कि वो उसकी तरफ झुक रहा है, डर से उसका दिल मानो उछलकर बाहर ही आने वाला था। शिवाय ने अपना चेहरा अव्या के कान के बिल्कुल करीब लाया और सिर्फ अव्या को सुनाई दे ऐसी बेहद धीमी, गहरी और ठंडी आवाज में फुसफुसाकर बोला, कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी और का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। उसकी बात सुन अव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। शिवाय की बातों में छुपी अधिकार भरी चेतावनी वो साफ समझ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह इंसान दूसरों के मन की बातें भी पढ़ लेता है? हे भगवान जी, अब क्या मैं इसे मन ही मन भी कुछ कह नहीं सकती? शिवाय को और ज्यादा आगे की तरफ झुकता देख वो घबराते हुए पीछे सरकने वाली थी कि तभी शिवाय ने हाथ आगे बढ़ाकर अव्या की साइड में रखा खाने का बाउल उठा लिया। देखने वालों को यही लग रहा था कि शिवाय बस आगे झुककर खाना ले रहा है, पर टेबल के नीचे क्या चल रहा था वो सिर्फ अव्या ही जानती थी। शिवाय के उन भारी शब्दों ने और टेबल के नीचे उसके पैर के लगातार बढ़ते स्पर्श ने अव्या को अंदर तक बेबस कर दिया। उसका दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। पकड़े जाने का डर और शिवाय का वो खतरनाक जुनून उसे एक साथ अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। आखिर ऐसे सभी घरवालों के सामने ऐसी हरकतें कौन करता है? शिवाय का पैर लगातार उसके पैर को छू रहा था और शिवाय की इन हरकतों की वजह से अव्या के गाल शर्म से पूरी तरह से लाल हो गए थे।
वह अपनी नज़रें प्लेट से ऊपर उठा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जैसे ही वह ऊपर देखेगी उसे शिवाय की वह गहरी और शरारती नज़रें झेलनी पड़ेंगी, और वो उसकी उन आंखों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी टेबल के दूसरी तरफ बैठी रीवा की नज़र अव्या पर गई। रीवा काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी कि उसकी नई छोटी सी प्यारी सी भाभी नाश्ते को हाथ भी नहीं लगा रही है, और उनका चेहरा लगातार सुर्ख लाल होता जा रहा है। पहले तो रीवा का मुंह थोड़ा फूला हुआ था इस बात से कि अव्या उसके पास नहीं बैठी, लेकिन अब जाकर उसे समझ आया कि शायद इस नए जोड़े को ज़रूर एक साथ बैठना होगा। तभी उसने देखा कि शिवाय किस तरह बार बार अव्या की तरफ झुक रहा है, और अव्या बार बार बेचैन हो रही है। उसकी नई भाभी थोड़ी घबराई हुई भी लग रही थी। रीवा बहुत ही चुलबुली और तेज दिमाग की लड़की थी। वो समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने धीरे से अपनी नज़रें नीचे घुमाई और टेबल के नीचे का नज़ारा देखने की कोशिश की। हालांकि कपड़े की वजह से सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि इन दोनों का पक्का कुछ चल रहा है। रीवा के चेहरे पर एक शैतानियत भरी मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर अपनी प्लेट में चम्मच को थोड़ा जोर से खटखटाया और टेबल पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। अचानक से रीवा के मुंह से अपना नाम सुन अव्या बहुत ज्यादा हड़बड़ा गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उससे लगा सबको आवाज सुनाई दे जाएगी। उसने डर के मारे तुरंत एक नज़र विजया जी और राजेंद्र जी की तरफ डाली, लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, नाश्ता करो अव्या, क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा? अव्या ने जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाया। वो आगे जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि शिवाय के पैर की उंगलियां उसकी साड़ी के अंदर से उसके पैर को छूते हुए ऊपर ऊपर जा रही हैं। अव्या ने अपनी आंखें मींच ली। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अपनी जगह से उठे और भाग जाए। उसकी हालत खराब हो रही थी। रीवा ने फिर से शरारती मुस्कान देते हुए कहा, चाची, लगता है भाभी को सच में आज का नाश्ता पसंद नहीं आ रहा। रीवा की बात सुन वहां बैठे सभी लोग अव्या की तरफ देखने लगे। बेचारी अव्या, अब वो उन सबको क्या बताती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस बीच शिवाय के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो बेहद शांति से अपनी ब्लैक कॉफी के घूंट ले रहा था। अव्या अपने आप को जैसे तैसे नॉर्मल करते हुए एकदम धीमी आवाज में बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये पसंद है। और सबको दिखाते हुए उसने पराठे का एक निवाला अपने मुंह में ठूंस दिया। रीवा को सब समझ आ रहा था। वो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। अव्या मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बगल में बैठा ये शैतान इंसान जल्दी से यहाँ से जाए। और जैसे भगवान जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, शिवाय ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और उसने फिर धीरे से टेबल के नीचे से अपना पैर हटाया। शिवाय के पैर हटाते ही अव्या की जान में जान आई। शिवाय ने अपनी आंखें उठाई और रीवा की तरफ अपनी कड़क और तीखी नजरों से देखा। उसकी ऐसी नजरें देख रीवा अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई। उसकी बत्ती सी तुरंत गायब हो गई। शिवाय अपनी कुर्सी से उठा। उसने अपने कोट के बटनों को बंद किया और बेहद रौबीली आवाज में बोला, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और इतना बोलकर वह बिना किसी की तरफ देखे अपने दबंग अंदाज में हॉल से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अव्या ने चैन की सांस ली। इस घर में आज उसका पहला दिन था और शिवाय ने उसके पहले दिन को ही इतना मुश्किल बना दिया था। अव्या सोच में पड़ गई कि वो इस इंसान के साथ कैसे रहने वाली है। इस इंसान के डोमिनेटिंग और पॉजेसिव स्वभाव को वो कैसे संभाल पाएगी। ना प्यार, ना मोहब्बत और ना ही किसी इमोशन वाली इस शादी को वो कैसे निभा पाएगी। तो दोस्तों, ये तो अव्या और शिवाय की शादी का बस पहला दिन था। आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल पॉसेसिव हस्बैंड। थैंक यू सो मच।